हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ICAR IARI टेक्नीशियन T1 के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 6। दोस्तों, आप लोगों को हम लोग बता देना चाहते हैं कि इसके 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में बना दी गई है। वहाँ पर जाके आप लोग इसके जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं वो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट 6 के साथ, जिसके अंतर्गत हम लोग मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। दोस्तों, आज के मोटिवेशनल कोट्स के अंतर्गत है आज का विचार, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। आइए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में रिमोट सैटेलाइट के जनक कौन हैं? के कस्तूरीरंगन, के सिवान, विजय पांडुरंग भाटकर, डॉक्टर एस सोमनाथ। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग ए दे रहे हैं बिल्कुल राइट है, ए इसका राइट आंसर होगा। के कस्तूरीरंगन ये भी इसरो के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इसरो के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं और इन्होंने ही भारत में रिमोट सैटेलाइट का विकास किया था। के सिवान के बारे में दोस्तों तो आप लोग जानते ही हैं। के सिवान इसरो के पूर्व चीफ थे, इसरो के पूर्व चीफ के सिवान। और वर्तमान में इस समय कौन है? इन्हीं के स्थान पर डॉक्टर एस सोमनाथ ने पदभार संभाला है, इसरो के नए चीफ। इसरो के नए चीफ कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। विजय पांडुरंग की बात कर लें तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय पांडुरंग भाटकर। सुपर कंप्यूटर के जनक, सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पांडुरंग भाटकर। और भारत का सुपर कंप्यूटर पहला कौन सा है? परम 8000, परम 8000। ठीक है। और वर्तमान में जो भारत का सुपर कंप्यूटर है, बताइए वो कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो अभी चर्चा में था? परम सिद्धि। परम सिद्धि ये विश्व के 500 सुपर कंप्यूटरों में, विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर्स में 63 नंबर पे है। ठीक है। इसका जो स्थान है 63वां स्थान मिला है 500 सुपर कंप्यूटर्स में। ठीक है। और विश्व का सबसे तीव्र सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाको। कौन सा दोस्तों? फुगाको है। ये जापान का कंप्यूटर है। ठीक है, जापान का सुपर कंप्यूटर है फुगाको। ये वहाँ के जो पूर्व का सुपर कंप्यूटर दोस्तों था, उससे इसकी स्पीड जो है 100 गुना तेज है। इसकी स्पीड जो है 100 गुना तेज है। आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर टेड्रोस, कैथरीन रसेल, डॉक्टर एंकोंगी ओकांजो इवेला, गीता गोपीनाथ। दोस्तों, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कैथरेल। डॉक्टर, ये जो बी नंबर पे है दोस्तों, कैथरीन रसेल। इन्हें ही संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नया प्रमुख बनाया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल
यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड चाइल्ड इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो मतलब बच्चों की जो शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर ये संस्था कार्य करती है। इसकी जो प्रमुख बनाए गए हैं कैथरीन रसेल हैं, और ये कौन है? कैथरीन रसेल वर्तमान समय में जो बाइडन है, जो बाइडन की एक सहायक भी रह चुकी हैं, ठीक है। जो बाइडन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी सहायक भी रह चुकी हैं व्हाइट हाउस में, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर टेड्रोस की बात कर लेते हैं। डॉक्टर टेड्रोस जो हैं WHO के महानिदेशक हैं, और डॉक्टर ओकांजो इवेला की बात करें तो ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख हैं। और गीता गोपीनाथ की बात कर लें तो ये क्या है दोस्तों, इनका भी प्रमोशन हुआ है IMF में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF में इनका प्रमोशन हो चुका है दोस्तों। और ये किस पद पर है वर्तमान समय में? डिप्टी चीफ हैं, डिप्टी चीफ, ठीक है, IMF में, ठीक है। और इससे पहले क्या थी? ये मुख्य अर्थशास्त्री थी IMF में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और चारों लोगों की बात यहाँ पे हो चुकी है, और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। IMF का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? ये वाशिंगटन DC में है, और किस नदी पे है? पोटामैक नदी पे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत कौन सी नदी शामिल नहीं है? घाघरा, बाणगंगा, राप्ती, यमुना। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा यमुना। यमुना इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। बाकी इसमें घाघरा है, बाणगंगा है, राप्ती है, इसके अतिरिक्त और कौन सी नदियाँ हैं? सरयू, रोहिणी, ठीक है, सरयू हो गया, रोहिणी हो गया, और इसके अतिरिक्त घाघरा, बाणगंगा, राप्ती, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, ये इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। और ये योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से 9,802 करोड़ रुपए की लागत से स्टार्ट की गई है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत 6600 किलोमीटर नदियों का विस्तार किया जाएगा, 6600 किलोमीटर, ठीक है। और जो मुख्य नदी है जिससे इसको जोड़ा जाएगा, उसकी लंबाई है 318 किलोमीटर। मुख्य नहर जो है 318 किलोमीटर लंबी है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 दिसंबर को इस परियोजना का उद्घाटन किया गया था। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो परियोजना थी दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लीजिए। 1978 में दोस्तों ये परियोजना स्टार्ट हुई थी, और 1982 में इसमें 9 जिले शामिल हो चुके थे। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल के निर्माण में भारत के सहयोगी देश का नाम क्या है? इजराइल, अमेरिका, रूस, ईरान। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा रूस। रूस के सहयोग से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किया गया है। और इसमें जो भारत की संस्था है दोस्तों, भारत की कौन सी संस्था है? DRDO है भारत की। और रूस की दोस्तों कौन सी संस्था है इसमें? नोट कर लीजिए नाम, NPO है दोस्तों वहाँ का एक, NPO, मैशनो
एस्टेरियो इमिना, ठीक है, ये एनपीओ है रूस का और भारत की डीआरडीओ है। इन दोनों ने मिलकर ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किया है, ठीक है। ब्रह्मोस श्रेणी की जितनी भी मिसाइलें हैं ये डीआरडीओ और एनपीओ जो रूस का है उसके द्वारा निर्मित की गई हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अभी हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो है परीक्षण किया गया दोस्तों, सुखोई MKI-30, ठीक है, MKI-30 के द्वारा अभी हाल ही में इसका एक सफल परीक्षण भी किया गया है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका जो नाम है ब्रह्मोस का दोस्तों, ये नाम कैसे पड़ा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की दोस्तों मॉस्कवा नदी, कौन सी है, मॉस्कवा नदी के नाम पर ही ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या होगा, मीथेन। इसमें से मीथेन जो है दोस्तों ये कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। तो आप लोग याद रखेंगे ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैस शामिल हैं दोस्तों। जो एक संस्था दोस्तों थी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज के द्वारा मतलब जो गैसें निर्धारित की गई हैं दोस्तों, उसमें कौन कौन सी गैसें हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, SF6 है, NF3 है, CO2 है और मीथेन, ठीक है। ये मुख्य गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। और इसमें जो अन्य गैसें भी दोस्तों शामिल है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये भी इसमें शामिल की गई है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल है। अप्रत्यक्ष रूप से जो गैसें इसमें शामिल है अगर पूछा जा रहा है तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और नॉन मेथल ओल्टिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसमें शामिल किए गए हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से शामिल ग्रीन हाउस गैसें हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च, 5 दिसंबर, 5 जून, 21 मार्च। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व वानिकी दिवस, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्व वन्य जीव दिवस ये दोस्तों 3 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व मृदा दिवस की बात करें, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च है, विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च है। विश्व मृदा दिवस की दोस्तों बात करें तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन जो किया जाता है दोस्तों, उसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट और 2 बार सिल्वर नाइट्रेट दोस्तों इसमें हो गया है, और सिल्वर आयोडाइड। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, जो लोग डी आंसर दे रहे हैं
बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा डी, सिल्वर आयोडाइड। जो दोस्तों सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम मेघ बीजन, कृत्रिम मेघ बीजन क्या होता है दोस्तों, इसमें जो बादल होते हैं, बादल में सिल्वर आयोडाइड को इंजेक्ट कराया जाता है। मतलब सिल्वर आयोडाइड को जो है बादल में डाल दिया जाता है और वहाँ पर क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। यही होता है कृत्रिम मेघ बीजन। इसके अलावा जो सिल्वर आयोडाइड है जो दोस्तों, ये किस प्रकार के बादल के लिए उत्तरदायी होती है, ये गर्म बादल, गर्म बादल जो होते हैं उसके लिए सिल्वर आयोडाइड है। और सोडियम क्लोराइड जो होती है दोस्तों, इसका भी प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड जो है दोस्तों, ये ठंडे बादल के लिए उत्तरदायी होती है। ठंडे बादल, शायद दोस्तों आप लोगों ने ये न पढ़ा हो क्योंकि ये बहुत कम बताया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कई बार एग्जाम में आया है, तो आप लोग दोनों याद रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है। सिल्वर आयोडाइड जो होती है गर्म बादल के लिए उत्तरदायी है और सोडियम क्लोराइड जो है दोस्तों NaCl, ये ठंडे बादल के लिए उत्तरदायी होती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप, पश्चिम बंगाल। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन पूछा गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग बी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में ही गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। इसी में दोस्तों जो डुगोंग गाय थी, समुद्री गाय डुगोंग, डुगोंग गाय जो दोस्तों थी, अभी चर्चा में बनी हुई थी, इसका संरक्षण यहीं पर किया गया है, समुद्री गाय। तो आप लोग याद रखेंगे, समुद्री गाय है ये डुगोंग। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान, आर्द्रता और पवन या वृष्टि। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ही होगा, वृष्टि। वृष्टि मीन्स होता है दोस्तों वर्षा। वृष्टि का संबंध किससे होता है दोस्तों? वृष्टि का मतलब होता है वर्षा होना। ठीक है, वर्षा का होना ही वृष्टि कहलाता है। ठीक है, और अतिवृष्टि जो होती है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि जो होती है अत्यधिक वर्षा से संबंधित है। और एक होता है दोस्तों अल्पवृष्टि। ठीक है, अल्पवृष्टि दोस्तों होती है, इसका संबंध जो होता है दोस्तों सूखा से होता है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? UNEPA, UNDP, यूनेस्को और WHO। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित संस्था कौन सी? UNEP, UNDP, यूनेस्को या WHO। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। इसका पूरा नाम दोस्तों है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एजेंसी। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1972 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, ये कहाँ पे है, ये भी पूछा गया एग्जाम में।
इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। WHO का मुख्यालय तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यूनेस्को का कहाँ पे है? फ्रांस पेरिस में है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम, मलेरिया। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम, मलेरिया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। जुकाम जो होता है दोस्तों, ये किससे होता है? वायरस जनित होता है। जुकाम के लिए उत्तरदायी जो होता है दोस्तों, जुकाम या इसे कॉमन कोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, कॉमन कोल्ड। इसके लिए जो वायरस जो उत्तरदायी होता है दोस्तों, राइनो वायरस होता है, राइनो वायरस। तो इसका नाम भी याद रखेंगे आप लोग। जो इसमें नाक की म्यूकस, इसमें प्रभावित होने वाला अंग क्या होता है? नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे क्या होता है? आँख से पानी गिरता है और सर दर्द और फीवर की समस्या होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके सामान्य लक्षण हैं। और टाइफाइड की दोस्तों बात कर लें। टाइफाइड जो होता है ये दूषित भोजन व दूषित भोजन व दूषित जल से होने वाली एक प्रमुख समस्या है। प्रभावित होने वाला अंग लीवर होता है दोस्तों इसमें। और इसके लिए जो टेस्ट दोस्तों किया जाता है, विडाल टेस्ट होता है। इसके अतिरिक्त इससे रिलेटेड साल्मोनेला टाइफी जो होता है जीवाणु, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु जो होता है दोस्तों, इसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की, जैसे मलेरिया की बात कर लें दोस्तों। ये प्रोटोजोआ जनित होता है। किससे होता है दोस्तों? मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ जनित होता है, प्रोटोजोआ जनित। ठीक है, और ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, मादा एनाफिलीज मच्छर के दोस्तों काटने से होता है। और इसके लिए इसमें होता क्या हो दोस्तों? प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ का एक ग्रुप होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, और ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही फैलता है। कॉलरा की दोस्तों बात कर लें। कॉलरा के लिए दोस्तों उत्तरदायी क्या होता है? बताइए। दूषित जल। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सीएनजी गैस होती है दोस्तों, का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, या वाहन या उद्योग दोनों में? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका प्रयोग दोनों जगह होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, वाहन और उद्योग दोनों में सीएनजी का प्रयोग होता है। और इसका पूरा नाम जो होता है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे, कॉम्प्रेस्ड
नेचुरल गैस, ठीक है। जो प्राकृतिक गैस होती है दोस्तों, इसे अत्यधिक ताप और दाब पर इसे स्टोर किया जाता है। और इसका जो आयतन होता है दोस्तों, प्राकृतिक गैस जो जितना आयतन घेरती है, प्राकृतिक गैस की तुलना में ये 1% से भी कम, 1% से भी कम, 1% से भी कम में इसे स्टोर किया जाता है, ठीक है। और इसका प्रयोग वाहन और उद्योगों में होता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन क्या है? परजीवी है, रसायन स्वापोषी है, अपघटक है, सहजीवी है। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा सहजीवी। लाइकेन जो होते हैं दोस्तों, ये सहजीवी होते हैं, यानी कि ये जो जीवन अपना व्यतीत करते हैं सिम्बायोटिक, कैसा जीवन होता है? सिम्बायोटिक जीवन जो होता है ये व्यतीत करते हैं। ये कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बने होते हैं, कवक और शैवाल, ठीक है। यानी कि फंगी और एल्गी, ये दोनों से मिलकर बने होते हैं और ये सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। सहजीवी का मतलब दोस्तों ये होता है, कवक जो होता है दोस्तों, कवक मिनरल्स और मिनरल्स यानी कि खनिज लवण, विटामिन्स, जल, ये जो होता है शैवाल को देता है। और शैवाल जो होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके जो कार्बोहाइड्रेट का मतलब स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, वो कार्बोहाइड्रेट जो होती है उसे स्थानांतरित कर देता है कवक को, ठीक है। यानी कि भोजन जो होता है शैवाल बनाता है और बाकी जो आवश्यक तत्व हैं वो कवक उपलब्ध कराता है शैवाल को, ठीक है। जैसे मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गया, जल हो गया, ये इत्यादि चीज़ें जो होती हैं शैवाल को कवक उपलब्ध कराता है। और शैवाल जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन बनाता है और उस भोजन को कवक को स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार से दोनों सिम्बायोटिक जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यमोत्तर पर खींची गई है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान यमोत्तर रेखा। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है ये जो मुख्य रेखा होती है 180 डिग्री पर, इस प्रकार दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये 180 डिग्री दोस्तों ये रेखा हो गई। ग्रीनविच रेखा जो है दोस्तों, इसी के समांतर ये रेखाएं होती हैं, इन्हें देशांतर कहते हैं, ठीक है। ये देशांतर रेखाएं होती हैं, इनकी संख्या जो होती है दोस्तों 360 होती है, ठीक है। और इसी 180 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा जो दोस्तों है, इसी के समांतर यहाँ से दोस्तों शुरू होती है। लेकिन ये जो रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है दोस्तों, ये सीधी नहीं होती है, ठीक है। ये भी पूछा गया है कि यह एक सीधी रेखा होती है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है ये एक सीधी रेखा नहीं होती है, ठीक है। ये कई जगह पर मुड़ी हुई रेखा होती है। और भारत की जो मानक समय रेखा है दोस्तों, और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हैं दोस्तों, वो भी आप नोट कर लीजिए। इस रेखा के पूर्व में दोस्तों बढ़ने पर एक दिन जो है दोस्तों ऐड हो जाता है, एक दिन। और पश्चिम की ओर दोस्तों बढ़ने पर एक दिन माइनस हो जाता है, एक दिन घट जाता है, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा जो है दोस्तों, जो 82.5 डिग्री उत्तर दक्षिण में है। और ये मतलब भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश 5 राज्य हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश, इसके अलावा उड़ीसा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर यही जो भारत की मानक समय रेखा है यहीं से होकर गुजरती है। और इसका जो टाइम होता है दोस्तों, वो जो ग्रीनविच रेखा है दोस्तों, उसके मानक टाइम से इसका टाइम जो होता है 5.5 घंटे आगे है। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो टाइम है वो लंदन से होकर जो गुजरने वाली रेखा है दोस्तों, ग्रीनविच रेखा, उससे जो इसका टाइम दोस्तों है 5.5 घंटे आगे है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ओरोबैंची स्पीसीज किस फसल की प्रमुख समस्या है? टमाटर है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ओरोबैंची जो होता है ये पूर्ण जड़ परजीवी होता है। क्या होता है? पूर्ण जड़ परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी है दोस्तों। और इसका होस्ट प्लांट जो होता है दोस्तों टमाटर होता है। क्या होता है दोस्तों? टमाटर। इसके अलावा बताइए सरसों, तंबाकू, रेपसीड। ठीक है, और एक दोस्तों होता है अर्ध जड़ परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी। इसके अंदर यह भी पूछा गया दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा स्ट्राइगा जो होता है दोस्तों, इसका होस्ट प्लांट जो होता है दोस्तों ज्वार, बाजरा, गन्ना, मक्का होता है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों और भी महत्वपूर्ण चीज़ें वो भी आप लोग जान लीजिए, एग्जाम में पूछी गई हैं। पूर्ण तना, एक दोस्तों होता है पूर्ण तना परजीवी। पूर्ण तना परजीवी के अंतर्गत क्या होता है? जैसे अमरबेल, इसका होस्ट प्लांट जो होता है मुख्य रूप से रिजिका होता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त एक होता है अर्धतना परजीवी, अर्धतना परजीवी। इसके अंतर्गत क्या होता है? लोरेंथस। ठीक है, और इसके होस्ट प्लांट जो होते हैं दोस्तों आम और नींबू होते हैं। तो कौन कौन होते हैं दोस्तों? एक पूर्ण तना परजीवी होता है जिसके अंतर्गत अमरबेल है, अर्ध तना परजीवी होता है लोरेंथस है जिसका होस्ट प्लांट जो है आम नींबू है, और पूर्ण तना परजीवी जो होता है दोस्तों वो कौन सा है? ओरोबैंकी है, जिसे ब्रूम के नाम से भी जाना जाता है, भुईफोड़ ओरोबैंकी। ठीक है, और एक अर्ध जड़ तना परजीवी होता है जिसका होस्ट प्लांट क्या होता है? ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि जो होते हैं इसके होस्ट प्लांट होते हैं, और इसे अर्ध जड़ परजीवी के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे ठंडी परत दोस्तों पूछी गई क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल। आइए दोस्तों बारी बारी से हम बात कर लेते हैं। दोस्तों इसका वैसे राइट आंसर क्या होगा? मध्य मंडल जो होता है दोस्तों सबसे ठंडा होता है, जिसे मीजोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल जो होता है दोस्तों मौसम संबंधित सभी घटनाएं, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सभी घटनाएं मौसम संबंधित सभी घटनाएं कहाँ होती है दोस्तों? क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे बादल बनना है, वर्षा है, कोहरा है इत्यादि जो होता है ये सभी क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल जो होता है दोस्तों, ओजोन जो लेयर होती है दोस्तों, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, और इसकी जो मोटाई होती है ये 18 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। और ओजोन परत जो होती है दोस्तों, ओजोन परत ये कहाँ तक पाई जाती है? 18 से 25 किलोमीटर तक पाई जाती है, 18 से 25 किलोमीटर तक। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे।
और इसमें जो होता है ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि नहीं होती है। मध्यमंडल जो होता है दोस्तों, इसे कोल्ड रीजन कहा जाता है। ये 50 से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है और ये सबसे ठंडी परत मानी जाती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके बाद होता है तापमंडल यानी कि थर्मोस्फीयर, जिसकी ऊंचाई होती है 80 से 1600 किलोमीटर तक होती है। और इसके जो सबसे बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सोस्फीयर वायुमंडल। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 1973। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में होती है। पर्यावरण संरक्षण जो एक्ट आया था वो कब आया था दोस्तों? 1986 का है। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और रियो 1997, रियो प्लस 5 जो हुआ था 1997 न्यूयॉर्क में, ठीक है। रियो सम्मेलन 1992 में होता है, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और रियो प्लस 5 जो है 1997 में होता है। इसके मतलब जो इसके बारे में मतलब क्या प्रोग्रेस हुई थी इत्यादि के बारे में जानकारी करने के लिए रियो प्लस 5 का आयोजित कराया जाता है, जो न्यूयॉर्क में, अमेरिका न्यूयॉर्क में आयोजित होता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? टीपी, एसटीपी, बीओडी या डब्ल्यूपीएल? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा बीओडी। क्या होगा? बीओडी। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों बीओडी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है इसका पूरा नाम होता है। ये चीज़ जो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम इसके बारे में बता देते हैं क्या होता है दोस्तों। जल प्रदूषण मापने की एक क्या होती है, बीओडी जो होती है एक मुख्य यूनिट होती है, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कार्बनिक और अकार्बनिक तमाम से पदार्थ जो होते हैं नदियों में होते हैं, यानी कि जो मानव द्वारा या किसी भी प्रकार से नदियों में दोस्तों पहुंचते हैं। और इसके अपघटन के लिए दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ये ऑक्सीजन के लिए दोस्तों, ये ऑक्सीजन जो होती है पानी में, नदी के जो पानी में ऑक्सीजन दोस्तों होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसके फलस्वरूप होता है क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है इसकी पूर्ति के लिए क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसी आवश्यकता को दोस्तों ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जाना जाता है। जिस जल में जितनी ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी ज़्यादा होगी दोस्तों, वो उतना ही प्रदूषित जल माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितनी उसे ज़रूरत होगी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, जितना ही ज़्यादा वो उतना ही प्रदूषित जल माना जाएगा। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात 940:1000, 916:1000, 920:1000, 982:1000। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा दोस्तों, ए होगा। इसमें कितने 943 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर, ठीक है। 943 फीमेल थी 1000 मेल्स पर। और ये जो पिछली बार की तुलना में देखा जाए 2001 की तुलना में इसमें सुधार जो हुआ था 21 का हुआ था, 21 का। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 940:1000। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9, 15, 20, 72। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा 9। क्या होगा, 9। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
ज्वार में पाया जाने वाला विषाक्त पदार्थ क्या होता है? ज्वार जो होता है दोस्तों पशुओं को जो खिलाया जाता है, इसमें विषाक्त पदार्थ क्या होता है? एसिन, धुरीन, यूरेसिक अम्ल या ए और बी दोनों? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। एसियन भी होता है और धुरीन भी होता है, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। हाइड्रोजन साइनाइड भी होता है दोस्तों और यूरेसिक अम्ल भी होता है। ठीक है, ज्वार में एसियन व धुरीन दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों विषाक्त होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है दोस्तों, उन क्षेत्रों में इसकी समस्या अक्सर देखने को मिलती है। और अगर इस ज्वार को अगर पशुओं को दोस्तों खिला दिया जाता है तो पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। यूरेसिक अम्ल जो होता है दोस्तों सरसों में विषाक्त पदार्थ जो होता है दोस्तों वो होता है यूरेसिक अम्ल। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आज जो मैथ के क्वेश्चन दोस्तों इसमें नहीं ऐड कर मिले हैं, मतलब हम ऐड नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों जो अगला सेशन होगा और संभवतः कल दोस्तों आप लोगों का एक मैराथन होगा, जिसमें करीब में 100 से 200 क्वेश्चन तक दोस्तों कराने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कल मैराथन से जुड़ना। कल संभवतः 4 बजे दोस्तों आप लोगों का मैराथन होगा, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन जो हैं कराए जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। तो आज के सेशन में यहीं तक, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।